नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। निशिकांत दुबे ने भी भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष से पूछे 10 सवाल। देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ी हलचल। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हुई सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी तलाशी अभियान जारी। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप का 14वां और फाइनल राउंड जारी। भारत के डी गुकेश के पास सबसे युवा चैंपियन बनने का मौका। और सुप्रीम कोर्ट में आज उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र याचिका पर हलफनामा दाखिल करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, अदालतें कोई नया वाद रजिस्टर नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई हुई। 3 जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई की है। 4 हफ्ते में केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा है। विकास हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विकास, अपडेट चाहेंगे क्या आज की पूरी सुनवाई में क्या बातें रही? 4 हफ्ते में केंद्र को किस सिलसिले में जवाब दाखिल करना है? यहाँ पर केंद्र को हलफनामा देकर के अपनी बातें रखनी है। इस याचिका पर क्या सरकार का रुख है, सरकार क्या कहना चाहती है, एक तो वो बताना है। और इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट का एक एक्ट है। तो एक विस्तृत आदेश, एक विस्तृत हलफनामा आप उम्मीद कर सकती हैं कि केंद्र की तरफ से आएगा, जिसमें वो अपनी स्थिति साफ करेंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले को सुन रहा हो जिसमें एक एक्ट को चुनौती दी गई है, तो ये ठीक नहीं होगा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर किसी भी तरह के नए इस तरह के सूट जो फाइल हुए थे, चाहे वो अयोध्या के मामले में पहले हुआ था या फिर बनारस के काशी के मामले में हो या मथुरा के मामले में हो, इस तरह के नए वाद जो हैं उनको रजिस्टर नहीं करेंगी लोअर कोर्ट्स। और जो पहले से जो इस तरह के मामले चल रहे हैं, चाहे जैसे संभल का सबसे जो नवीनतम उदाहरण है वो लें, वहां पर कोर्ट्स को इस तरह का ऑर्डर पास नहीं करेंगे जिसे बदला नहीं जा सकता। यानी कोई बहुत प्रभावी आदेश या अंतिम फैसला नहीं लेंगी इस तरह के सूट्स पर। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये इसके अलावा कोर्ट ने 3 चीजें मेंशन की हैं कि एक तो पहला कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, कोई जजमेंट नहीं दिया जाएगा, और ये भी जोड़ा कि इसमें जो सर्वे के आदेश होते हैं वो भी शामिल होंगे। तो कोर्ट ने साफ किया है कि जब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और इसकी वैधानिकता को पूरी तरह एग्जामिन करेगा कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई है वो ठीक है या नहीं, इस बीच में कोई भी नए सर्वे के आदेश नहीं दिए जाएंगे। पुराने मामलों में भी लोअर कोर्ट्स में जो प्रोसीजर है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिविल मामले जो होते हैं उनमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो केवल प्रोसीजर का हिस्सा है, जो किसी भी तरह से केस में कोई ऐसे तब्दीली नहीं लाते जिसको बदला ना जा सके आगे जाकर के। कोई इफेक्टिव ऑर्डर तब तक पारित ना करें लोअर कोर्ट्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि जब सबसे बड़ी अदालत इस मामले को सुन रही है तो निचली अदालतें इस पर समानांतर एक सुनवाई करेंगी, वो ठीक नहीं होगी। ठीक। विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा देने को कहा है केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि कोई भी अदालत यानी कि जिला अदालत और छोटी अदालतें इस पे कोई फैसला ना लें, यानी
जो संभल जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी कि उस पर भी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता फिर? ऋतु, बिल्कुल इसमें कोर्ट ने देखिए एक चीज स्पष्ट की है कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि जो सिविल मामले होते हैं उनमें प्रोसीजर्स बहुत होते हैं और प्रोसीजर से रिलेटेड ऑर्डर्स भी होते हैं। कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनमें कोर्ट किसी तरह की कोई उसमें एडजुडिकेशन नहीं करता है, वो सिर्फ एक प्रोसेस होता है, जैसे गवाह को पेश होने के लिए आदेश देना या किसी डॉक्यूमेंट को मंगाने के लिए आदेश देना। इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं ये प्रोसीजरल होते हैं, इन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं देगा, कोई ऐसा प्रभावी आदेश नहीं देगा जो कहीं ना कहीं पूरे जो स्टेटस जो उस समय किसी भी जगह का है वो बदल जाए उससे। तो कोई ऐसा आदेश नहीं होगा जो बहुत प्रभावी हो या कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं लेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो प्रोसीजरल होते हैं, तो उन पर रोक नहीं रहेगी और नया कोई मामला जो है वो उसको दर्ज नहीं करेगी, उस पर उसको लोअर कोर्ट्स रजिस्टर नहीं करेंगी, उस पर सुनवाई नहीं करेंगी। हालांकि कोर्ट जाकर के लोग अपनी याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग वहां पर रहेंगी, वो पिटिशंस वहां मौजूद रहेंगी लोअर कोर्ट्स में। लेकिन कोर्ट्स उस पर भी कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे कि जिसको आगे चल करके बदला ना जा सके। कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप क्योंकि एक बार अगर वो पारित कर दीजिए, मान लीजिए कब्जे का आदेश एक बार कोर्ट ने दे दिया कि आप जाकर के किसी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लें, तो उसको फिर वापस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस तरह के आदेश कोर्ट्स जारी नहीं करेंगी। प्रोसीजर पे जो सर्वे पूरा हो चुका है उसकी रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हो सकता है उसकी रिपोर्ट का खुलासा या उसकी रिपोर्ट को पेश करने को लेकर नहीं होगा, सर्वे जैसी कोई चीज नहीं अब कोई भी अदालत इस तरह का आदेश दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी निचली अदालत फिलहाल अगर हम आसान भाषा में समझें तो किसी तरह के सर्वे का आदेश नहीं देगी, क्योंकि सर्वे एक ऐसी चीज है जिससे लोग सबसे ज्यादा उसको चाहे पक्ष या विपक्ष में उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी निचली अदालत कोई नया सर्वे नहीं करेगी। पुराना जैसे आप देखें संभल के मामले में एक दौर का सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी हालांकि अभी पब्लिक नहीं हुई है, वो रिपोर्ट भी सील्ड एनवेलप में है। उसमें क्या होगा, क्योंकि वो मामला अलग उसकी एक सुनवाई चल रही थी हाईकोर्ट में भी वो मामला, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता पर कोई फैसला नहीं ले लेता। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा सभापति पर आक्षेप लगाए। ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हास्यास्पद है। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल, और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। सोरोस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस से पूछा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संवैधानिक पद और चेयर को नीचा दिखाया है। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से, जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, और जो देश को भटकाने का प्रयास है देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है।
वहीं लोकसभा में भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, जिनमें उन्होंने पूछा कि कश्मीर को अलग देश मानने वाले संगठन के साथ राहुल गांधी के क्या संबंध है, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, सोरोस और गांधी परिवार का संबंध क्या है, राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है, जॉर्ज सोरोस के कई फंड बनाए हैं, वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को इन फंड से पैसा दिया है, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्च किया और जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने उसमें कितना पैसा दिया। ये तमाम सवाल निशिकांत दुबे ने पूछे। FDL-AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है, सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है। नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है। राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस जवाब दे कि उनका आपस में क्या संबंध है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री ने दोनों की तस्वीरें भी दिखाई। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री प्रयागराज में संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद अक्षयवट वृक्ष स्थल पर पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में भी दर्शन और पूजा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मंदिर के प्रमुख गलियारों का उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगेश्वरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी देश का ध्यान भटकाने के लिए हाथरस गए हैं। संसद सत्र के दौरान नेता विपक्ष को दिल्ली में रहना चाहिए, लेकिन उनका ये कदम ये दिखाता है कि उन्हें संसद में कोई रुचि नहीं है। खुद ही कह दिया उन्होंने कि वो भूलने नहीं देंगे, वो जाति विद्वेष करेंगे, वो भाईचारा तोड़ेंगे, वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, वो राख के अंदर दबी हुई चिंगारी को प्रज्वलित करेंगे। तो ये तो सब अच्छी बात नहीं है। ये अब देश का ध्यान भटकाने के लिए वो हाथरस जा रहे हैं। एलओपी को तो सदन चलते हुए दिल्ली ही रहना चाहिए कि पता नहीं कब क्या मुद्दा उठ जाए, लेकिन इसी से उनकी पार्लियामेंट में रुचि का प्रदर्शन हो रहा है कि उनकी कोई रुचि पार्लियामेंट संसदीय कार्य में नहीं है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जियाउर रहमान बर्क को जिला प्रशासन की तरफ से बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाने पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि दीपासराय में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो 10,000 रुपये जुर्माना व सजा का प्रावधान है। साथ ही जब तक निर्माण कार्य रुकेगा नहीं तब तक हर दिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं इस मामले में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि जिले भर में निर्माण कार्य देखे जा रहे हैं, बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इसी क्रम में सांसद को नोटिस दिया गया है। उनके मकान का निर्माण भी नक्शा पास हुए बिना ही किया जा रहा है। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया। संभल हिंसा मामले में घायल वसीम के चाचा नसीम ने अज्ञात तुर्क बिरादरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हिंसा में गोली लगने से घायल युवक के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुरादाबाद में मामला दर्ज कराया है, जिसे संभल ट्रांसफर कर दिया गया है। 24 नवंबर को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट मुरादाबाद में चल रहा था।
उसके द्वारा वहाँ पे थाना पाकवाड़ा पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसको जनपद मुरादाबाद की पुलिस ने 0 FIR के रूप में पंजीकृत किया था। वो थाना संभल पे ट्रांसफ़र हुआ है। 10 तारीख को उसमें यहाँ पे क्राइम नंबर लग के रजिस्टर हुआ है मुकदमा, और साक्ष्य के आधार पे जो कार्रवाई होती है। हॉकी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले अब देश के हर घर में देखे जाएंगे। दरअसल भारत के राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता दूरदर्शन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हॉकी इंडिया लीग के साथ आधिकारिक प्रसारण भागीदार के तौर पर करार किया है। गुरुवार को प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और हॉकी इंडिया लीग के संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह के बीच इस करार पर हस्ताक्षर हुआ। इस करार पर हस्ताक्षर के दौरान प्रसार भारती के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण अब डीडी स्पोर्ट्स सहित प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। हॉकी इंडिया लीग में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की हॉकी इंडिया लीग में 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें दुनिया भर की शीर्ष टीमों के खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि दूरदर्शन पर हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण होने से हॉकी को देश के कोने कोने में पहुंचने में मदद मिलेगी। ये एक मील का पत्थर साबित होगा देश में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका एक सिद्धांत है, उनका एक लक्ष्य है, उनका एक संदेश है कि हमको खेलों में आगे आना है। और पिछले 10 वर्षों में देश ने विभिन्न खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, नई नई सुविधाएं बनी हैं। तो ये उसी के क्रम में एक नया मील का पत्थर है कि जिसमें हॉकी इंडिया और प्रसार भारती का एग्रीमेंट हुआ है कि आज से हॉकी इंडिया के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो न केवल हॉकी इंडिया लीग है बल्कि नेशनल चैम्पियनशिप है, जो और चैम्पियनशिप्स हैं, वो सब डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाई जाएंगी। न केवल डीडी स्पोर्ट्स चैनल पे बल्कि जो हमारा OTT पे चैनल है उसमें भी वो लाइव दिखाई जाएंगी। तो वो पूरे देश में एक निःशुल्क प्रसारण का ये हमारा प्रयास है, एक नेशनल ब्रॉडकास्टर होने के नाते। हॉकी इंडिया के बीच प्रसारण भागीदार के तौर पर करार, अब डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देखे जा सकेंगे हॉकी मैच। और आगे प्रसार भारती डीडी स्पोर्ट्स एक ऐसा चैनल है जो हर एक गांव देहात में है, घर घर में है। जो डीडी दूरदर्शन है प्रसार भारती के द्वारा कहीं भी फ्री में दिखाया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, मैक्सिमम खेल का आप खिलाड़ी देखते होंगे बहुत गरीब घर से आते हैं। अगर उनके घर में अगर कोई ये कहे कि नहीं आप 1000 रुपये का रिचार्ज करा कर मैच देखो, ये करो, तो बहुत मुश्किल है वैसे घर में। ऐसी जगह पर अगर दूरदर्शन अगर लाइव करता है तो आप समझ सकते हैं कि एक घर में और वैसे घर में ये मैच पहुंचेगा जहां पर लोग सोचा भी नहीं होगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। असम सरकार ने आधार कार्ड मैकेनिज्म को सख्त बनाने का फैसला किया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार असम में आधार कार्ड के लिए आवेदकों का
वेरिफिकेशन करेगी और उन आवेदकों को खारिज कर देगी जिनके परिवारों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है। असम सरकार ने पिछले सितंबर में आधार कार्ड के लिए प्रोटोकॉल जारी किया था, जिसमें आवेदकों को अपना एनआरसी नंबर बताना अनिवार्य किया गया था। पिछले 2 महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। आधार कार्ड से जुड़े असम सरकार के फैसले को भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने जरूरी बताया है। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने भाजपा सांसद दिलीप सैकिया से बातचीत की। असम की बीजेपी सरकार ने आधार को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है और इस पर बातचीत हम कर रहे हैं बीजेपी सांसद से। सर, क्या कहना है आपका जो ये फैसला हुआ असम सरकार के द्वारा, हिमंता सरकार का? देखिए, कल का जो कैबिनेट डिसीजन है असम गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा एक निर्णय है। भारत के जो आंतरिक सुरक्षा है, भारत के जो डेमोग्राफी है या असम की जो डेमोग्राफी है, उसको अगर अभी हम कंट्रोल, डेमोग्राफिक जो सेंस है उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाता तो आने वाला समय में तो भारत का जो पूर्वोत्तर है, असम है, वो बांग्लादेशी घुसपैठी वो लोग मेजॉरिटी बन जाएगा। बहुत सारे बांग्लादेशी जो 71 के बाद आए, उनके आधार कार्ड बन गए होंगे या इस तरह की कोशिशें हैं और बड़ी संख्या में इलीगल आधार कार्ड बने हैं असम में, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से आए हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको एक बार रीवेरीफाई करने का आधार कार्ड का थ्रू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सर्कल ऑफिसर के माध्यम से, तो इसका जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड के बिना आजकल कोई भी मतलब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स हो, कोई भी अपना इशू हो, वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए असम गवर्नमेंट ने ये सही निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है बीजेपी के, वो समय पर और इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का एक आदत बन गया है, नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू को भी दे आर पॉलिटिसाइजिंग। ये असम का इशू डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का अपना इशू नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का इशू है। दिलीप सैकिया बीजेपी के सांसद, उनका कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है असम सरकार के द्वारा और ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। कैमरामैन आशीष के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।